Hello everyone, welcome to Free Study. So from today we will start Insta July 2020 current affair compilation. There are 171 pages. So hopefully हम कर लेंगे इसको 5-6 days के अंदर एंड देन नेक्स्ट मंथ में आपका अगस्त का करंट अफेयर आ जाएगा. सो दैट वी विल ऑल्सो डू. सो इंस्टा करंट अफेयर्स जुलाई 2020 ये मैं PDF से ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे अंडरलाइन करने का टाइम नहीं मिल पाया. आप चाहें तो खुद से अंडरलाइन कर सकते हैं एंड स्टार्ट करेंगे. पहले कुछ पेजेस तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स ही हैं तो ये हम नहीं पढ़ेंगे. इतने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें एंड वीडियोस को शेयर भी करा कीजिए. सो काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे ही मिलेंगे जो हम एक साल से कर रहे हैं, बट वी विल रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग अगेन. सो मंगोलियन GS फर्स्ट के पहले टॉपिक्स रीड कर लेते हैं. इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स. तो ये आपको सिलेबस में भी मिल जाएगा अगर आपने UPSC का सिलेबस पढ़ा होगा. तो सबसे पहले है मंगोलियन कंजूर मैन्यूस्क्रिप्ट्स. तो मंगोलियन के कंजूर से कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये प्रोजेक्ट लिया है कि वो जो 108 वॉल्यूम्स जो मंगोलियन कंजूर जो मिला है, स्क्रिप्ट्स जो मिली हैं, वो उसको रीप्रिंट करेंगे. किस मिशन के अंदर? नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर. सो इजी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये प्रोजेक्ट लिया है. किस मिशन के अंदर? नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर. जो पहला सेट ऑफ वॉल्यूम है वो रिलीज भी कर दिया गया है. मंगोलियन कंजूर क्या है? ये आपके कॉन्साइज ऑर्डर्स थे, मीन्स द लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर. एंड जो मंगोलियन बुद्धिस्ट हैं वो कंजूर को वर्शिप करते हैं टेम्पल्स के अंदर एंड कंजूर के लिए जो लाइन्स होती हैं उनको भी गाते हैं डेली लाइफ में. मीन्स ये उनका एक पूजा करने का तरीका है मंगोलियंस का. तो मंगोलियन कंजूर को ट्रांसलेट किया गया था टिबेटन से एंड जो लैंग्वेज है कंजूर की वो क्या है? क्लासिकल मंगोलियन. नाउ इंडिया एंड मंगोलिया का कनेक्शन क्या है? तो हिस्टोरिकल इंटरेक्शन थी इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में काफ़ी सेंचुरीज पहले से ही. बुद्धिज्म जो था वो मंगोलिया में गया था एंड ड्यूरिंग द अर्ली क्रिश्चियन एरा एंड एज अ रिजल्ट टुडे जो बुद्धिस्ट हैं दे फॉर्म द सिंगल लार्जेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन इन मंगोलिया. तो मंगोलिया के अंदर जो सबसे बड़ा रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो बुद्धिज्म ही है एंड बुद्धिस्ट ही वहाँ के डिनोमिनेशन है सबसे बड़े. नाउ इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश किए मंगोलिया के साथ 1955 में. अब देखिए नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है? तो ये NMM दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये फरवरी 2003 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंदर. तो इसके अंदर जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करना, कंजर्व करना, नॉलेज को डिससेमिनेट करना, ये सब काम उसके अंदर होता है. तो इंडिया जो है इंडिया के पास अराउंड 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं. लार्जेस्ट कलेक्शन है हमारे पास वर्ल्ड का. इसमें अलग अलग थीम्स हैं हमारे पास, टेक्सचर्स हैं, एस्थेटिक्स, स्क्रिप्ट्स, लैंग्वेजेस, कैलीग्राफीज, इल्यूमिनेशंस एंड इलस्ट्रेशंस भी हैं. अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, पद्मनाभस्वामी टेम्पल केस. तो 2011 के केरला हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो त्रवणकोर की रॉयल फैमिली है उनके राइट को अपहेल्ड किया है. प्रॉपर्टी ऑफ डाइटी कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम के अंदर एक टेम्पल है श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल. ये जो टेम्पल है ये न्यूज़ में है 2011 से ही, जब वहाँ पर एक तरीके से खजाना मिला था 1 लाख करोड़ का. नाउ व्हाट वाज द केस? तो जो सेंट्रल लीगल क्वेश्चन है वो यही है कि जो उत्तरादम थिरुनल मठांडा वर्मा जो यंगर ब्रदर हैं किसके? चित्तिरा थिरुनल बालाराम वर्मा के, जो कि लार्जेस्ट रूलर थे त्रवणकोर के. उन्होंने क्लेम किया कि वो रूलर हैं त्रवणकोर के 1991 में जब बालाराम जो वर्मा थे उनकी डेथ हो गई थी. तो कोर्ट ने इस क्लेम को एग्जामिन किया एंड त्रवणकोर कोचिन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग भी कि क्या वो ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को क्लेम कर सकते हैं या नहीं.
अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 2011 का केरला का हाई कोर्ट डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया है एंड केरला हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो केरला गवर्नमेंट है वो एक ट्रस्ट बनाएगी एंड टेम्पल के मैनेजमेंट को एंड एसेट्स को कंट्रोल किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग जो शब्द की राइट्स है मीन्स जो फाइनेंशियल अफेयर्स जो डाइटी के हैं उनको मैनेज करने की जो राइट है वो फैमिली के मेंबर्स के पास ही रहेगी लास्ट रूलर के डेथ के बाद भी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने शब्द को भी डिफाइन किया। शब्द मीन्स कि जब आप कस्टडी लेते हैं किसी आइडल की, अर्थली स्पोक्समैन की या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की, सो दैट्स ऑल। डायरेक्शंस क्या हैं? रॉयल सबमिशन को एक्सेप्ट करते हुए जो टेम्पल है वो एक पब्लिक टेम्पल है एंड सभी लोग वहाँ पर पूजा करते हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई जाए। तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट जज जो हों वो वहाँ के चेयरपर्सन हो एंड जो कमेटी होगी वही टेम्पल के डेली एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखेगी एंड एक और कमेटी बनाई जाएगी जो कि पॉलिसी मैटर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को एडवाइस भी करेगी। तो इसके अंदर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होंगे जिसको नॉमिनेट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। नाउ हु हैड द ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल बिफोर 1991? तो 1991 से पहले जो भी टेम्पल था उसको कंट्रोल किया जा रहा था त्रावणकोर एंड कोचीन देवास्वम बोर्ड्स से के अकॉर्डिंग एंड जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हो गया था प्रिंसली स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1949 में एंड उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का वो रूलर ऑफ त्रावणकोर को दिया गया था एज अ वेस्टेड इन ट्रस्ट एंड स्टेट ऑफ केरला जब बनी 1956 के अंदर, लेकिन टेम्पल जो था वो तब भी रॉयल्स ही मैनेज कर रहे थे। फिर 1971 में जो प्राइवेट पर्सेस थे फॉर्मर रॉयल्स जो इस अबॉलिश कर दी थी इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। सो 1991 में देन जो लास्ट रूलर के जो ब्रदर थे, अभी हमने पढ़ा मार्तांडा वर्मा, उन्होंने मैं एक बार दोबारा से नेम आपको दिखा देती हूँ। हाँ, मार्तांडा वर्मा ही जो है वो छोटे भाई हैं एंड जो बड़े भाई थे जो रूलर थे वो कौन थे? बालाराम वर्मा। ठीक है, तो अब इनको मीन्स एक तरीके से कहा गया है कि they had no legal right to claim the control on the management of temple। तो आर्टिकल 366 थोड़ा इससे रिलेट करता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सक्सेसर है रॉयल्स के वो क्लेम नहीं कर सकते कि वो टेम्पल के मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि रूलर की जो डेफिनेशन है आर्टिकल 366 सबसेक्शन 2 में वो चेंज हो चुकी है और ये प्राइवेट पर्सेस के थ्रू अबॉलिश कर दिया गया था 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। अब आर्टिकल 366 सबसेक्शन 2 ये कहता है रूलर मतलब प्रिंस, चीफ या वो कोई भी पर्सन जो 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 से पहले था तो उसको रूलर माना जाएगा, तो इनको अब रूलर नहीं माना जा सकता। नाउ मधुबनी पेंटिंग्स, तो मधुबनी पेंटिंग्स अब आपको ये थोड़ा इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि फेस मास्क से बनी हुई मधुबनी पेंटिंग्स जो है वो बहुत डिमांड में है। तो मधुबनी मीन्स फॉरेस्ट ऑफ हनी। ठीक है, ये एक फोक पेंटिंग है, काफ़ी पुरानी है। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में होली रामायणा में भी इसका मेंशन आपको मिल जाएगा। इसको मिथिला कहते हैं ओरिजिन के लिए एंड क्योंकि ये बिहार के मिथिला रीजन से बिलोंग करती है। ट्रेडिशनली जो मधुबनी पेंटिंग्स थी वो फिंगर्स ट्विग्स को यूज़ करके बनाई जाती थी, मैच स्टिक्स को यूज़ करके विमेन जो थी वो बनाती थी अपने मीन्स एंड मैन दो टुडे, जबकि आज जो है वो मैन भी इन्वॉल्व है इनको बनाने में। ये पॉपुलर इसीलिए हुई, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये पेंटिंग बनी हुई है। ट्राइबल मोटिव्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। ब्राइट अर्थली कलर्स आप देख सकते हैं, ब्लू कलर बहुत ही मीन्स ब्राइट है, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, सो दैट्स वाई ये आपका आर्ट एंड कल्चर में आ सकता है। देन देखिए प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये भी आप देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्टैचू है किसका? लॉर्ड शिवा का। ये राजस्थान के मंदिर से चुरा लिया था एंड फिर यूके के अंदर इसको ले जाया गया था स्मगलिंग करके। अब ये वापस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास आ गया है। जो स्टोन है या जो नटराज नतेश मूर्ति जो है ये एक चतुर्पोस के अंदर है, इन जटा मुक्त एंड त्रिनेत्र, मतलब इसमें इनके 3 नेत्र दिखाए गए हैं। 4 फीट टॉल है एंड ये रेयर डिपिक्शन है। सो 4 फीट टॉल है एंड ये रेयर डिपिक्शन है लॉर्ड शिवा का इन अ प्रतिहारा स्टाइल। रेयर सैंड स्टोन आइडल है एंड ये ओरिजिनली राजस्थान के घटेश्वर टेम्पल एट बरौली से बिलोंग करता है। प्रतिहारा एम्पायर, तो गुजरात प्रतिहाराज आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्रतिहारा एम्पायर भी कहा जाता है इसे।
नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने रूल किया था 7 से 11 सेंचुरी तक, मिड 7 से। नाउ दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन कंटेनिंग अरब आर्मीज मूविंग ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर आपको पता होगा कहाँ पर है। तो नागभट्ट फर्स्ट ने जो अरब आर्मी थी उनको हराया था अंडर जुनैद एंड तामिद, जब कैलिफेट का कॉम्पेन हो रहा था इंडिया के अंदर। गुर्जर प्रतिहार जो है वो अपने स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं, कार्व्ड पैनल्स के लिए, ओपन पैविलियन स्टाइल टेम्पल्स के लिए। एंड ये जो टेम्पल्स हैं, जो ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट है इस टेम्पल बिल्डिंग की, वो खजुराहो के अंदर है। एंड खजुराहो अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये आप इंस्टा लिंक्स देख सकते हैं, इनको आप रीड कर लीजिए, मेंस के लिए क्वेश्चंस हों, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जो हमने पढ़ा है वही आप रिवाइज कीजिए एंड उसी के आंसर आप करिए। देन देखिए टॉपिक्स देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 18th सेंचुरी के मिड से प्रेजेंट तक कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी एंड प्रेजेंट तक देखेंगे। तो ज्योतिराव फुले, हमने ये लास्ट ईयर भी पढ़े हैं करंट अफेयर्स के अंदर। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि वो 83% जो उनके फार्मर्स हैं उनका जो लोन है वो वेव ऑफ कर देंगे, मीन्स एक तरीके से माफ़ कर देंगे। किस वेवर स्कीम के अंदर? महात्मा ज्योतिराव फुले क्रॉप लोन वेवर स्कीम के अंदर। एंड ये अमाउंट होगी करीब 17,646 करोड़, 17,646 करोड़। दिसंबर 2019 में ये अनाउंस की गई थी। एंड इसमें कहा गया था कि 2 लाख तक के जो लोन्स हैं जो पे नहीं किए गए हैं सितंबर 30, 2019 तक, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। मीन्स 2015 से 2019 तक जो लोन लिए गए थे। तो ज्योतिराव फुले 1827 में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड इनको महात्मा का जो टाइटल था वो दिया था विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर ने, जो कि एक महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट थे। तो इनका काम काफ़ी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने में मदद की। इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, वो भी विमेन एजुकेशन के लिए जानी जाती हैं। एंड ये पहले नेटिव इंडियंस थे जिन्होंने मीन्स स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए अगस्त 1848 में पुणे महाराष्ट्र के अंदर। एंड इंडिजेनियसली रन स्कूल था। जो फुले हैं उन्होंने बच्चों के लिए भी स्कूल स्टार्ट किया, खासकर जो अनटचेबल कास्ट से थे जैसे कि महार एंड मांग से। 1863 में इन्होंने होम भी खोला प्रेग्नेंट ब्राह्मण विडोज़ के लिए, ताकि वो बर्थ दे सके एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस के अंदर। एक ऑर्फनेज भी खोला ताकि इन्फेंटिसाइड ना हो। एंड 1868 में एक कॉमन बाथिंग टैंक भी खोला आउटसाइड हिज हाउस, कि एक एम्ब्रेसिंग एटीट्यूड, विश टू डाइन विद एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, की कास्ट कुछ नहीं होता है, कोई भी इस टैंक के अंदर बात ले सकता है। 1873 में इन्होंने अपना सत्याशोधक समाज भी फाउंड किया, दैट इज़ द सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, डिप्रेस्ड क्लास के राइट्स के लिए। इनके फेमस कुछ वर्क्स ध्यान रखिएगा। तृतीय रत्न इन्होंने लिखी थी 1855 में, गुलामगिरी 1873 में, शेखतर याचा असोद या फिर जिसको कल्टीवेटर्स विप कोड भी कहते हैं 1881 में, सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकश सर्व पूजा विधि 1887 के अंदर। नाउ चंद्रशेखर आज़ाद, तो 23 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, ये भी हमने लास्ट ईयर कर लिया है। 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था भावरा अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर। जब 15 साल के ही थे तब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। एंड 1922 में जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था, तो आज़ाद ने, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया था। एंड फिर 1928 में उसको रीऑर्गेनाइज किया एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। He was also involved in 1925 काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। एंड इलाहाबाद में 27 Feb 1931 को आज़ाद पार्क में इनकी डेथ हो जाती है। कुछ और केसेस भी 1926 में वाइसरॉय ट्रेन के ऊपर ट्रेन को ब्लो करने का इन्होंने अटैम्प्ट किया था। जेपी सॉन्डर्स को शूट करने की कोशिश की थी 1928 में। एंड सॉन्डर्स वाज एसेसिनेटेड, क्योंकि इसीलिए मारा गया था सॉन्डर्स को क्योंकि लाला लाजपत राय को उन्होंने मार दिया था एक तरह से उनके
उनको लाठियां मारी थी, तो जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। इसलिए भगत सिंह एंड ये जो है मिलकर डिसाइड करते हैं दैट वी विल किल जेपी सॉन्डर्स। नाउ आज़ाद क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्हें अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, एंड जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे फादर का नेम भी स्वतंत्र है एंड मेरा जो प्लेस है ऑफ ड्वेलिंग एज जेल, सो उन्होंने कहा कि आज़ाद वर्ड जो है मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहे। एंड उसके बाद जुड़ा रहा मीन्स लोगों ने जोड़ा, उन्होंने ऐसे खुद से नहीं कहा था। देन देखिए बाल गंगाधर तिलक, तो इनका भी 23 जुलाई को ही बर्थ एनिवर्सरी होती है, एंड चंद्रशेखर आज़ाद की भी, तो ध्यान रखिएगा। एंड बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको कहा था कि ये फादर है इंडियन अनरेस्ट के, लोकमान्य का टाइटल भी इनको दिया गया था। एंड तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1890 में ज्वाइन की थी। ये स्ट्रांगली अपोज करते थे मॉडरेट व्यूज़ को क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट थे, एंड इन्होंने कहा था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करने से काम नहीं चलेगा। एंड गोपाल कृष्ण गोखले के अगेंस्ट भी ये स्टैंड हुए, एक आर्म्ड रिवोल्ट भी इन्होंने चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए बनाया जाए। एंड जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया लॉर्ड कर्जन ने, तो तिलक ने होल हार्टेडली जो स्वदेशी मूवमेंट थी उसको सपोर्ट किया एंड कहा कि हम ब्रिटिश गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करते हैं। तो ये एक्सट्रीमिस्ट विंग के थे। तिलक को सपोर्ट किया था बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल आपने सुना होगा, एंड लाला लाजपत राय ने। बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे, लाला लाजपत राय पंजाब के थे। एंड इनको जाना जाता है विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, एंड इनके जो ग्रैंड सेलिब्रेशंस होते थे गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती के, तो उससे यूनिटी जो है वो सेंस ऑफ यूनिटी भी पता चलती है। तिलक ने प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्योंकि प्लेग जो बुबोनिक प्लेग था वो आ गया था पुणे के अंदर, एंड उन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे क्योंकि इनके दो वो थे ना बुक्स जो थी, महारत एंड एक और थी केसरी और महारत। तो इन्होंने क्या किया था उसके बारे में टाइटल लिख दिए थे, तभी जो आपका ये सेडिशन एक्ट था इनके ऊपर लगाया गया था। एंड इन्होंने इनका जो आर्टिकल है उसकी वजह से प्रेरित होकर जो चापेकर ब्रदर्स थे उन्होंने जो कमिश्नर रैंड एंड लेफ्टिनेंट अरेस्ट था उनको 1897 को मार दिया था। तो तिलक को 1.5 साल की सज़ा दी गई थी सेडिशन चार्जेस के लिए। इन्होंने खुदीराम बोसे एंड प्रफुल्ल चक्की को भी मींस साथ दिया था उनका, क्योंकि उन्होंने चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को 1908 में मारा था। एंड ही कंटिन्यूड टू राइट, वो लिखते रहते थे। एंड मोस्ट प्रोमिनेंट है इनका एक गीता रहस्य भी है। नाउ तिलक एंड ऑल इंडिया होम रूल लीग, तो तिलक ने ऑल इंडिया होम रूल लीग जो थी वो 1916 में फाउंड की थी, किसके साथ? जोसेफ बैप्टिस्टा, एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। ये ध्यान रखिएगा ये तीन नाम, जोसेफ बैप्टिस्टा, एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि सूरत स्प्लिट के बाद दोबारा से यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया था। इनका 2 न्यूज़पेपर्स, महारत इंग्लिश में है, केसरी मराठी में है। एंड ये रिपोर्ट्स लिखते थे क्योंकि फेमाइन आता था, प्लेग आता था, तो गवर्नमेंट की इरिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिफरेंस के बारे में बताते थे। ये फाउंडिंग फादर भी है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, जो 1884 में क्रिएट की गई थी। एंड जो सोसाइटी थी उसने फेगुसन कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया था 1885 में फॉर पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज़। जो तिलक है उन्होंने फेगुसन कॉलेज के अंदर मैथमेटिक्स भी पढ़ाई थी। नाउ कुछ टॉपिक्स, द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो तात्या टोपे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही बॉम्बे हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा रुपीज़ ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं तात्या टोपे का मॉन्यूमेंट बनाने में, योला नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी फंड्स दे दिए हैं कि 75% जो कॉस्ट है वो पूरी हो चुकी है, एंड जो रेस्ट है वो स्टेट बियर करेगी। तो एक PIL आई थी कि जो प्लेस जहाँ पे ये मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है योला तालुक से हटाकर उसको अंगंगांव गांव के अंदर बनाया जाए, येवला तहसील के अंदर, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिलोंग करती है। तो कोर्ट ने कहा कि जो 50% काम है वो ऑलरेडी हो चुका है एंड इसलिए अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो तात्या टोपे, जिनका पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे,
एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, रिबेलियन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 के। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था एंड इनकी वाइफ का नाम रुखमा बाई था। इनके जो फ्रेंड थे ये किसके, नाना साहिब के, जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा के। 1857 में मई में इन्होंने बैटल जो थी वो जीती भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कानपुर के अंदर। एंड जो जनरल विंडहम थे उनको मजबूर किया था कि वो ग्वालियर से चले जाए। एंड फिर रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, उनके साथ भी मदद की थी कि वो ग्वालियर को अपने ही पास रखे। फिर तात्या टोपे को फाइनली सर कॉलिन कैंपबेल ने हराया था 6 दिसंबर 1857 को। एंड देन उनको मेंस लटका दिया गया था। ही वॉज हैंग्ड ऑन 18 अप्रैल 1859। कहाँ पर, शिवपुरी के जनरल मेडिस कैंप के अंदर। ओके, नाउ कुछ टॉपिक्स हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के, जिसके अंदर हम कुछ इवेंट्स देखेंगे 18th सेंचुरी से, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्राइंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उनका फॉर्म एंड उनका इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो यूएस ट्राइनिटी टेस्ट, तो 16 जुलाई को एग्जैक्टली 75 साल पहले साइंटिस्ट ने एक गैजेट टेस्ट किया था, वर्ल्ड का पहला एटॉमिक बॉम्ब, जिसे कहा गया ट्राइनिटी टेस्ट। लेस देन अ मंथ लेटर दूसरा ही आइडेंटिकल बॉम्ब, जिसे फैट मैन कहा गया, ये जापानीज सिटी पर गिराया गया नागासाकी के अंदर, जिसकी वजह से हजारों लोगों की डेथ हुई थी। नाउ व्हाट यू नीड टू नो, जो सुपर बॉम्ब है जिसका निकनेम था गैजेट, सबसे पहले ये यूएस लेड मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने बनाया था। एंड इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे ताकि ये जर्मनी, जापान, इटली के ऊपर आ सके वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। ये सुपर बॉम्ब डिजाइन किया गया था टीम ऑफ साइंटिस्ट ने, जिसको हेड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपनहेमर, एक फिजिक्स प्रोफेसर है थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में जो ओपनहेमर थे इन्हें कहा गया फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। जो टेस्ट था वो एलामेगोडो बॉम्बिंग रेंज के अंदर कैरिड आउट किया गया था, जो कि 337 किलोमीटर दूर है लॉस एलामोस से। नाउ जो क्या रेपरकशंस रहे इस ट्राइनिटी टेस्ट के, तो जो रेजिडेंट्स थे न्यू मैक्सिको के, दे वर नॉट वार्न्ड अबाउट द टेस्ट, उन्हें टेस्ट के बारे में नहीं पता था। एंड एकदम वहाँ पर इन्फेंट जो मॉर्टेलिटी है वो बढ़ गई। काफ़ी सारे रेजिडेंट्स जो है वो क्लेम करते हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो बढ़े हैं। जो डस्ट आउटफॉल हुआ वो 100 माइल्स दूर तक फैला, जिसकी वजह से रेजिडेंट्स को खतरा है आज भी। एंड काफ़ी सारी फैमिलीज़ ने ये भी कंप्लेन की कि जो उनके लाइफ स्टॉक थे, मीन्स उनके जो जानवर थे, उनको भी स्किन बर्न हुआ, हेयर उनके लॉस हुए। इसके बाद 1990 में फेडरल गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया, एक एक्ट बनाया जिसको कहा गया रेडिएशन एक्सपोजर कंपनसेशन एक्ट, जहां पर नॉर्थ मैक्सिको के वो रेजिडेंट्स जिनको कैंसर हुआ या कोई और इलनेस थी तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा। कितनी कंट्रीज हैं अभी वर्ल्ड वाइड जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ट्राइनिटी टेस्ट के 75 ईयर्स के बाद 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एंड ये आपको डायग्राम दिखाई दे रही होगी, यही वो 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आप यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, इंडिया भी है, चाइना, इजराइल, पाकिस्तान भी है, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो आपको इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ये तो बॉर्डर इशू वाले ध्यान ही रहेंगे। यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस भी ध्यान रहेंगे। 2 और याद कर लीजिए, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। कम से कम 8 कंट्रीज के पास, एटलीस्ट 8 कंट्रीज हैव डिटोनेटेड ओवर 2000, मतलब 1945 से 2000 न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन्स डिटोनेट किए गए हैं। एंड जो मोस्ट रिसेंट वन था वो इंडिया ने किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। मई 1974 में पोखरन के अंदर किया था, जो राजस्थान में है। एंड पोखरन सेकेंड टेस्ट हुआ था कब, 1998 में। पहला स्माइलिंग बुद्धा भी वहीं हुआ था। नाउ सी विमेन एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज, तो एक परमानेंट कमीशन टू ऑल विमेन ऑफिसर्स इन आर्मी, अगेन ये टॉपिक भी हमने लास्ट टाइम किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 मंथ का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट को कि जो 17 फरवरी को जो उन्होंने अपनी जजमेंट दी थी कि एक परमानेंट कमीशन बनाइए जो एलिजिबल विमेन ऑफिसर्स हैं उनके लिए, तो ये कहा गया। एंड पिटीशन फाइल हुई कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका जो प्रोसेस है गवर्नमेंट ने कहा कि वो चल रहा है, एंड सर्कुलर भी हम जल्दी इशू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में क्या कहा था कि जितने भी विमेन ऑफिसर्स हैं वो एलिजिबल हैं अपने सभी कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए मेल ऑफिसर्स की थी तरह, एंड उनको भी फर्दर प्रमोशन मिलेंगे
लेकिन कोच ने जो गवर्नमेंट ये कहता था कि जो विमेन ऑफिसर्स है जिनके पास 14 साल से कम सर्विस है उनको परमानेंट कमीशन में नहीं इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो कोच ने ये मना कर दिया। एंड कोच ने कहा कि जो भी 20 ईयर से जिनकी ज़्यादा सर्विस हो गई है उन्हें भी पेंशन आपको देनी होगी इमीडिएटली। एंड जो 14 ईयर से कम है ओनली वो विमेन ऑफिसर्स जिनका जो मीन्स जो सर्विस है उन्होंने 14 ईयर से कम किया उनको परमानेंट कमीशन में लाइए, एंड जिनकी 20 ईयर से ज़्यादा सर्विस हो गई है उन्हें पेंशन दीजिए इमीडिएटली। कोर्ट ने जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस थे वो मना कर दिया 10 स्ट्रीम्स के अंदर ही। ऑब्जर्वेशंस क्या रही, कोर्ट ने कहा कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई विमेन ऑफिसर्स जो है उनका ग्रेटर रोल के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया, इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात कही आर्टिकल 14 में। एंड कहा ये जो आप बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, सेक्स स्टीरियोटाइप्स हैं ये, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन विमेन के अगेंस्ट बढ़ेगा, आर्टिकल 16 में कहा, तो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने यही कहा था कि जो विमेन होती है उनको मदरहुड, चाइल्ड केयर एंड फिजियो साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो पूरा डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाती हैं, सो फैमिली सेपरेशन, ऑल दीज इश्यूज ये हमने कर लिया था। So नाउ वी विल रीड अबाउट गवर्नमेंट सैंक्शंस। देखिए सेम है, गवर्नमेंट ने सैंक्शन दे दिया है परमानेंट कमीशन को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो फॉर्मल गवर्नमेंट सेक्शन लेटर भी इशू करेगी परमानेंट कमीशन बनाने के लिए। तो ये एसएससी जो वुमेन होती हैं सभी 10 स्ट्रीम्स के अंदर, ये 10 स्ट्रीम्स आप देख सकते हैं, ये वैसे नहीं पूछा जाएगा, आर्मी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्मी सर्विस, आर्मी ऑर्डिनेंस, इंटेलिजेंट कॉर्प्स, तो ये सभी के लिए है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया है कि अपने काम को पूरा करो। नाउ वी विल रीड अबाउट इस्तानबुल कन्वेंशन। तो पोलैंड जो है वो इस्तानबुल कन्वेंशन से विड्रॉ कर रहा है क्योंकि इस्तानबुल कन्वेंशन एक ऐसी ट्रीटी है, मीन्स ट्रीटी नाम तो यही है कि भाई वायलेंस जो अगेंस्ट विमेन है उसको ख़त्म करना है, लेकिन पोलैंड का कहना ये है कि ये कन्वेंशन बहुत हार्मफुल है क्योंकि यहाँ पे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है जेंडर के बारे में, एंड जो ट्रीटी है वो एक सोशो कल्चरल जेंडर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है अगेंस्ट द बायोलॉजिकल जेंडर। ठीक है, जैसे कि यंग पीपल को बताया जाता है अबाउट फॉर्मिंग होमोसेक्सुअल फैमिलीज एंड ऑल। तो इस्तानबुल कन्वेंशन को काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी कहते हैं, ये इसीलिए बनाई गई थी ताकि विमेन के अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं या कोई भी वायलेंस हो उसको कम किया जा सके एंड प्रिवेंट भी किया जा सके। तो ये वर्ल्ड का पहला बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इस तरीके का काम करता है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क भी है, बट जो कन्वेंशन है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी मींस गवर्नमेंट के लिए सेट करता है टू मीट व्हेन टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो जब गवर्नमेंट ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था तो वो सब लीगली बाउंड थे टू फॉलो इट, एंड मार्च 2019 तक इसको 45 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन ने भी साइन कर लिया है। ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया था काउंसिल ऑफ यूरोप कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ने ऑन 7 अप्रैल 2011। नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स हैं पॉपुलेशन एंड उससे एसोसिएटेड इश्यूज, पावर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। तो अ स्टडी ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स, तो थोड़ा सा वर्ल्ड पॉपुलेशन देख लेते हैं। एक स्टडी कंडक्ट की रिसर्चर्स ने कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के अंदर यहाँ पे 195 कंट्रीज़ के पॉपुलेशन ट्रेंड्स देखे गए। डाटा यूज़ किया गया ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ स्टडी 2017 का भी, ताकि फ्यूचर पॉपुलेशन जो है काफ़ी सारी वो भी देखी जा सके। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन को कहा है कि 2064 तक 9.73 बिलियन हो जाएगी, एंड 36 ईयर्स ये मतलब पहले हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी के स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितने साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये सबसे जो ज़्यादा मीन्स बूम पे आएगी, एंड 2100 तक जो पॉपुलेशन है फिर डिक्लाइन पाया जाएगा, 8.79 बिलियन फिर आएगी, डिक्लाइन भी पाया जाएगा। तो टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है एंड स्टेडली डिक्लाइन हुआ है, 2.37 से 1.66 आ जाएगा, 2100 तक होएगा। ठीक है, एंड 183 कंट्रीज़ में 2.1 से भी नीचे चला जाएगा, एंड 23 कंट्रीज़ में जैसे कि जापान, थाईलैंड, इटली, स्पेन, तो 50% से भी ज़्यादा श्रिंक हो सकता है। इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो देखिए जो इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स क्या है, तो 2048 तक जो पॉपुलेशन है वो 1.6 बिलियन हो जाएगी।
2017 में कितनी है 1.38 बिलियन, ठीक है। 2011 में कितनी थी 1.21, अभी 2017 में 1.38 बिलियन हो चुकी है। 2100 तक फिर डिक्लाइन आएगा एंड 32% तक डिक्लाइन आएगा, 1.09 बिलियन होगी। इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से ऑलरेडी नीचे है एंड 1.29 पहुंच जाएगा 2100 के अंदर। नाउ जो वर्किंग एज अडल्ट हैं जैसे कि 22 टू 64 ईयर्स, ये फॉल होंगे 748 मिलियन से 578 मिलियन हो जाएंगे 2100 में, एंड ये वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी 2100 तक। तो वर्क फोर्स पॉपुलेशन में इंडिया जो है वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। 2017 से 2100 तक इंडिया जो है वो कंट्रीज मतलब जीडीपी के अंदर भी 7th पोजीशन से 3rd पोजीशन पर आ जाएगा। जो नेट इमिग्रेशन होगा उसमें हम 2nd नंबर पर होंगे एंड जो 10 कंट्रीज हैं जहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है 2017 में या 2100 में, तो इंडिया ऐसा होगा जहाँ पे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, ठीक है। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव वन ऑफ द लोवेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। नाउ चैलेंजेस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, श्रिंकिंग वर्कफोर्स, हाई बर्डन होगा हेल्थ के लिए, सोशल एजुकेशन के लिए, फीमेल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्या करना होगा, आपको वर्किंग एज पॉपुलेशन के श्रिंक होने के इशू को देखना होगा, इंसेंटिव्स देने होंगे कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़े एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना होगा। वेल्दी कंट्रीज़ जैसे यूके, यूएसए वो इन चेंजेस को कैसे टैकल करता है, थोड़ा उससे हमें सीख सकते हैं अगर हम चाहें तो ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, यूएन जो रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स ये इशू करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेजेस हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।